आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह हिंदी विषय के बारे में सामान्य जानकारी। यूँ तो देखो सबको पता ही होता है कि ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द क्या होते हैं और किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत किस प्रकार ये काम आते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। हमारे मुख से उच्चरित ए, आ, ई, क, ख, ग, घ आदि ध्वनि के अंतर्गत माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं एवं पक्षियों के मुख से निकलने वाली आवाज़ भी ध्वनि के अंतर्गत मानी जाती है। इस प्रकार मानव द्वारा उच्चरित वर्णात्मक ध्वनि सार्थक एवं पशु पक्षियों द्वारा उच्चरित ध्वनि निरर्थक कहलाती है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम अपनी बातों को बयान करते हैं किसी के सामने तो हमें आवश्यकता पड़ती है भाषा की, और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह है ध्वनि। यानी हम कुछ भी बोले, ए बोले तो हमारे मुख से उच्चरित होता है और उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि जो है वह मनुष्य के मुख से भी निकलती है और पशु पक्षियों के मुख से भी निकलती है। और मानव द्वारा जो उच्चरित ध्वनि होती है वह सार्थक होती है। क्यों? क्योंकि उसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। और पशु पक्षियों द्वारा उच्चरित ध्वनि निरर्थक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ हम समझ नहीं पाते हैं। दूसरा देखिए वर्ण। मुख से उच्चरित उपर्युक्त ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, कै, ख, ग, घ आदि ध्वनियों को लिखित रूप दे दिया जाता है तो उसे वर्ण कहा जाता है। जैसे कै, ख, ए, आ अर्थात जिस ध्वनि का आगे खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते हों उसे वर्ण कहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि मुख से हमने उच्चारण किया वो कहलाई ध्वनि, और ध्वनि को जब हमने लिखित रूप दे दिया तो वह कहलाया वर्ण। और वर्ण वह इकाई है जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में है अक्षर। जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक ही झटके से हो जाता है उसे अक्षर कहते हैं। जैसे एक साथ ही हम उसको बोल देते हैं, जैसे आम। तो जब हम आम शब्द को बोलते हैं तो अंत में स्वर रहित मकार का उच्चारण होकर श्वास के एक ही आघात के साथ आम बोला जाता है। उदाहरण के लिए इसमें दिए हैं, देखो, स्नान, काम, नेन, मेम, ओम, ओम आदि। तो अक्षर क्या है कि जब हम ध्वनि या ध्वनि का समूह है एक ही झटके से बोलते हैं तो उसे अक्षर कहते हैं। फिर देखिए 4 नंबर पे है शब्द। तो हम सभी को पता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, और वर्णों का यह समूह सार्थक भी हो सकता है और निरर्थक भी। यानी अर्थ जो है उसका सार्थक होगा तो सार्थक शब्द होगा, और अर्थ यदि निरर्थक होगा तो वह शब्द निरर्थक होगा। तो सार्थक में देखिए, जब किसी वर्ण समूह को स्वतंत्र रूप में अथवा वाक्य में प्रयोग करने पर एक निश्चित अर्थ प्राप्त होता है तो वह सार्थक शब्द कहलाता है। यानी कोई भी शब्द हमने लिखा या पढ़ा तो उसका एक निश्चित अर्थ जब हमारे सामने आता है तो वह सार्थक शब्द कहलाता है। अब इसमें देखो विक्रम, परीक्षा, भौतिक, समाज, इस प्रकार 4 उदाहरण दिए हैं। और भी अन्य उदाहरण हम ले सकते हैं। तो जैसे मान लो समाज है और समाज के हम टुकड़े करते हैं कि समाज कैसे बना। तो स हलंत होगा, ए स्वर, फिर मैं हलंत, आ की मात्रा, जय हलंत और ए, इस प्रकार बना समाज। तो इसका क्या है? एक सार्थक अर्थ है। तो यह शब्द क्या हुआ? सार्थक। फिर देखो निरर्थक शब्द। तो जब किसी वर्ण समूह को स्वतंत्र रूप में प्रयोग करने पर कोई निश्चित अर्थ प्राप्त नहीं होता है तो वह निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे डचम, धनढ़, लभक, ओखबण आदि।
यानी ये शब्द जब हम पढ़ते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अर्थात ऐसा ध्वनि समूह जो कोई निश्चित अर्थ प्रदान करता है वास्तव में वही शब्द की श्रेणी में आता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं पद की कि पद क्या है। जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है तथा उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाता है तो उसे पद कहा जाता है। जैसे पुस्तक एक शब्द है और इस शब्द का यदि वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो यह पद की श्रेणी में चला जाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो वाक्य में पुस्तक जो है वो पद कर्म है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी शब्द है जब वो अकेला है तो वो शब्द है, लेकिन जब उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह पद बन जाता है। अब इसमें मैंने बोला मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक पढ़ता हूँ। तो पुस्तक क्या है? कर्म है। लेकिन इस वाक्य के अंतर्गत पुस्तक क्या है? पद कर्म है। उसके बाद देखिए वाक्यांश। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि संपूर्ण वाक्य न होकर वाक्य का क्या है? अंश है। तो देखो, जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द आपस में मिल जाते हैं परंतु पूर्ण वाक्य नहीं बन पाता है तो शब्दों का यह समूह वाक्यांश माना जाता है। जैसे ईश्वर में विश्वास करने वाला, शब्दों का यह समूह पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ ना कुछ तो होगा। फिर देखिए वाक्य। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द आपस में मिलकर किसी निश्चित अर्थ या भाव को प्रकट करते हैं तो वाक्य कहा जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो पढ़ते ही हमें इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सार्थक शब्द आपस में मिलकर एक निश्चित अर्थ और भाव को प्रकट कर रहे हैं। फिर देखिए हल या हलंत। तो जब किसी व्यंजन में स्वर का अभाव होता है तब वह व्यंजन आधा माना जाता है। यानी कोई भी व्यंजन है वह स्वर के बिना क्या होता है? अधूरा होता है। तो इसे प्रकट करने के लिए व्यंजनों के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। जैसे कै, इस रूप में लिखे जाने पर हलंत कै बन जाता है। क्यों? क्योंकि हलंत जो कै है उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है और जिस व्यंजन में स्वर नहीं जुड़ा हुआ होता है वह हलंत माना जाता है। इसके बाद में है शिरोरेखा। तो किसी शब्द को लिपिबद्ध करते समय शब्द के ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसे शिरोरेखा कहते हैं। फिर है अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय श्वास वायु नाक एवं मुंह से बाहर निकलती है तो वह अनुनासिक वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर यंगनमनम यानी ग य न मैं, ये क्या है? अनुनासिक होता है। और किसी स्वर को जब अनुनासिक बनाया जाता है तो उसे चंद्र बिंदु के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे गांव, ऊंट, आंधी, दिनांक, संजय, खंड, संतोष, अम्य इत्यादि। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे जैसे कै वर्ग से लेकर पै वर्ग तक जो भी पंचम अक्षर है वो अनुनासिक की श्रेणी में आता है और इसका उच्चारण करते समय वायु जो है वो नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। और अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वह क्या है? चंद्र बिंदु। यानी जिन शब्दों पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है उन्हें हम कहते हैं कि ये अनुनासिक युक्त है। फिर देखिए अनुस्वार। तो जब किसी वर्ण का उच्चारण केवल नाक से ही होता है तब वह अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार एक तरह का व्यंजन वर्ण ही है क्योंकि वह सदैव स्वर के बाद आता है। वर्तमान समय में व्यंजन वर्णों में अनुनासिक
एवं अनुस्वार का भेद लगभग समाप्त सा हो गया है, अर्थात ङ, ञ, ण, न, में के स्थान पर अब अनुस्वार का ही प्रयोग अधिक किया जाने लगा है, परंतु स्वरों का अनुनासिक रूप अभी भी चंद्र बिंदु के रूप में ही लिखा जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे कोई भी शब्द है उसके ऊपर जैसे पंचम अक्षर लगाया गया है, तो पंचम अक्षर की जगह उस शब्द के ऊपर हम एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो देखो, आज हमने ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्यांश, वाक्य, हल, शिरोरेखा, अनुनासिक और अनुस्वार इत्यादि के बारे में अध्ययन किया। तो आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।